दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए। वहां पे वे ट्रंप को मिले। उनकी बातचीत तीन अहम मुद्दों पे हुई। सबसे पहला मुद्दा था टेरर का, जिसमें दोनों ने पाकिस्तान का नाम लिया। दूसरा मुद्दा था टैरिफ का, जिसमें जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि भारत के टैरिफ जो हैं वो अनफेयर हैं, बहुत ज्यादा हैं, स्ट्रांग है और 30 से 70% है। और तीसरा मुद्दा था ट्रेड का, और इसमें डिफेंस ट्रेड एक अहम मुद्दा था। डिफेंस ट्रेड के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ के डिफेंस इक्विपमेंट को भारत को बेचा जाएगा, और साथ साथ में F-35 एयरक्राफ्ट के लिए उन्होंने रास्ता खोल दिया। लेकिन कुछ ही दिन पहले रशिया ने प्रस्ताव दिया था हमारे को कि वो Su-57 जहाज को बेचना चाहते हैं। उसके साथ वो देना चाहते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और को डेवलपमेंट। यहां एक अहम प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमारे लिए Su-57 एक बेहतर जहाज होगा या फिर F-35। आज की चर्चा इसी विषय पर है। हम ये चर्चा अलग अलग बिंदुओं पे करेंगे, जिसमें दोनों जहाज की विशेषताओं को एक दूसरे के साथ तुलना करी जाएगी। तो 5th जनरेशन के जहाज में एक अहम विशेषता होती है, और वो है कि ये दोनों स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं। तो जो हमारा पहला बिंदु होगा वो होगा कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में दोनों जहाजों में से कौन सा जहाज बेहतर है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अंदर सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जो उसका हस्ताक्षर है रेडार के ऊपर, वो कितना बड़ा है। उसे हम रेडार क्रॉस सेक्शन कहते हैं या रेडार सिग्नेचर कहते हैं। Su-57 का रेडार सिग्नेचर 0.1 स्क्वायर मीटर से लेके 1 स्क्वायर मीटर तक है। यह अलग अलग एंगल्स में अलग अलग होता है। क्यों होता है अलग अलग? क्योंकि अगर हम नोज प्रोफाइल देखें, यानी कि सामने से देखें, तो जहाज का जो प्रोफाइल होता है वो बहुत ही नैरो होता है। उसमें रेडार के लिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बहुत कम है। इस वजह से नोज प्रोफाइल के अंदर ज्यादातर जहाजों का आरसीएस यानी कि रेडार क्रॉस सेक्शन सिग्नेचर कम होता है, और Su-57 का सिग्नेचर 0.1 स्क्वायर मीटर या उससे भी कम है, यानी कि या तो वो F-35 से बेहतर है या F-35 के बराबर का है। लेकिन जो दूसरे एंगल हैं, उस एंगल में सबसे ज्यादा रेडार रिफ्लेक्टिविटी होती है लेंथ वाइज, यानी कि फ्यूजलाज वाइज। इसके अंदर रेडार रिफ्लेक्टिव सरफेस जो होता है वो ज्यादा होता है। तो इस वजह से इसका रेडार रिफ्लेक्टिव सरफेस की वजह से 1 स्क्वायर मीटर इसका आरसीएस हो जाता है। लेकिन जब हम F-35 को देखते हैं तो फ्रंटल एंगल में शायद Su-57 बेहतर हो, लेकिन बाकी एंगल जो है, एस्पेक्ट एंगल जो होते हैं, उन एंगल्स में F-35 एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा बेहतर है या ज्यादा अच्छी हैं। जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स होती हैं, जैसे कि AMRAAM एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, या फिर PL-15 जो चाइनीज मिसाइल है, ये इनकी रेंजेस होती हैं 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर। सबसे कम होती है AM-120 की, जो 120 किलोमीटर है। लेकिन इन्हें हम बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स कहते हैं। इन मिसाइल्स को ज्यादातर दागा जाता है फ्रंटल प्रोफाइल के अंदर, क्योंकि फ्रंटल प्रोफाइल में ही दोनों की स्पीड मिल जाती है और उससे मिसाइल की रेंज बढ़ जाती है। तो इस प्रोफाइल के अंदर Su-57 अपने आप में भी बहुत सक्षम जहाज होगा। दूसरे बिंदु जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है एवियोनिक्स। क्या होते हैं एवियोनिक्स? एवियोनिक्स वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं जो एक जहाज में फिट किए जा सकते हैं, और जिससे जहाज की स्पीड, ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट, या फिर उसके डिफरेंट पैरामीटर्स, चाहे वो मिसाइल के हो चाहे दूसरे जहाजों की पोजीशन हो, वो दर्शाई जाती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम में, जीपीएस में, और दूसरे ऐसे सिस्टम जो मदद करते हैं जहाज को डायरेक्शन दिखाने में। तो कहीं ना कहीं एवियोनिक्स एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, और एवियोनिक्स F-35 जहाज के बेहतर है Su-57 जहाज से। यहां तक कि जो सेंसर भी फिट हैं F-35 में, वो इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से गैदर कर सकते हैं, और जो सारी इंफॉर्मेशन आती है दूसरे जहाजों के बारे में, एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में, दूसरे जहाजों की पोजीशन, उसको फ्यूज कर सकते हैं अच्छी तरीके से, और उसको शेयर कर सकते हैं दूसरों जहाजों के साथ या फिर ड्रोन्स के साथ। तो कहीं ना कहीं एक F-35 एयरक्राफ्ट की नेट सेंट्रिसिटी जो है वो Su-57 से बेहतर है, यानी कि एक कंबाइंड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने की जो कैपेबिलिटी है वो Su-57 से बेहतर
बेहतर है। अब हम विश्लेषण करते हैं दोनों की रेडार की कैपेबिलिटी। जो Su-57 का रेडार है उसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर है एक नॉन स्टेल्थी टारगेट के लिए, जिसका आरसीएस यानी कि रेडार क्रॉस सेक्शन सिग्नेचर 1 स्क्वायर मीटर है। और जो 0.1 स्क्वायर मीटर है यानी कि स्टेल्थी जहाज हैं उनको यह पकड़ सकता है 90 किलोमीटर के अंदर, 90 किलोमीटर के दायरे में। लेकिन यहां पे F-35 की क्षमता उतनी अच्छी नहीं है। F-35 रेडार की क्षमता है 110 किलोमीटर। स्टेल्थी टारगेट के लिए वो दी नहीं गई, लेकिन इससे बेहतर नहीं होगी। तो ऐसा लगता है कि Su-57 का रेडार बेहतर होगा F-35 एयरक्राफ्ट के तुलना में। तीसरा बिंदु है हथियार ले जाने की क्षमता। दोनों जहाजों में इंटरनल बेस है, यानी कि वेपन सिस्टम्स को फ्यूजलाज के अंदर रखा जा सकता है, चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल हैं या एयर टू ग्राउंड मिसाइल हैं। लेकिन यहां पर Su-57 10 टन के करीब हथियार को ले जा सकता है, जबकि F-35 8.4 टन ही ले जा पाएगा। तो कहीं ना कहीं हथियारों को ले जाने की क्षमता में भी Su-57 एक बेहतर जहाज है। अब हम आते हैं परफॉर्मेंस की तुलना करने में दोनों जहाजों के बीच में। परफॉर्मेंस को आंका जाता है 4 बिंदुओं के अंदर। सबसे पहला बिंदु है स्पीड। जो स्पीड है Su-57 की वो 2 माक है, यानी कि साउंड की स्पीड से 2 गुना ज्यादा है, जबकि F-35 की स्पीड 1.6 माक है, यानी कि Su-57 से कम है। दूसरी आती है रेंज। जो Su-57 एयरक्राफ्ट की रेंज है वो है 3540 किलोमीटर, जबकि F-35 की रेंज सिर्फ 2200 किलोमीटर है। और कॉम्बैट रेंज यानी कि हथियार को ले जाके वहां पे दागने के बाद वापस आने की जो क्षमता है उसमें भी Su-57 बेहतर है F-35 जहाज से। और तीसरी आंकी जाती है वो सीलिंग से, यानी कि हाइट से। Su-57 फ्लाई कर सकता है 66,000 यानी कि 20 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक, जबकि F-35 जहाज जो है वो 15 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक यानी कि 50,000 फुट तक ही फ्लाई कर सकता है। आखिरी चीज जो परफॉर्मेंस को मापती है वो है मनूवरेबिलिटी, यानी कि एबिलिटी जहाज की कि कितनी जल्दी कितनी तेजी से वो अपना डायरेक्शन या दिशा को बदल सकता है तीनों प्लेन्स में, ऊपर नीचे और साइडवेज। और इसके अंदर भी Su-57 बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर थ्रस्ट वेक्टरिंग की कैपेबिलिटी है, यानी कि उसके इंजन के जो एग्जॉस्ट की नोजल्स होती है उनकी दिशा को बदला जा सकता है, जो कि गति देती हैं डायरेक्शन बदलने के लिए। और इसमें Su-57 ज्यादा माहिर है। तभी आपने एयर शो के अंदर जो अभी एरो इंडिया में हुआ था उसमें देखा था कि Su-57 बड़ी जल्दी से अपनी दिशा बदल देता था और एकदम चलते हुए और एकदम ऐसे लगता था जैसे खड़ा हो गया है हवा के अंदर। और ये एबिलिटी सिर्फ Su-57 में है और ये F-35 में कम है। अब हम एक बहुत ही अहम विशेषता पे आते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट। अगर हम F-35 जहाज को खरीदें तो उसकी इनिशियल एक्विजिशन कॉस्ट है $82 मिलियन से ऊपर, और वो जा सकती है $100 मिलियन तक जब हम उसमें वेपन सिस्टम्स को इंक्लूड करते हैं। और रशियन एयरक्राफ्ट जो है Su-57 वो $40 मिलियन यानी कि आधी कीमत पे खरीदा जा सकता है। साथ साथ में रशियन एयरक्राफ्ट में मिलेगा हमको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, रशियन एयरक्राफ्ट में मिलेगा को डेवलपमेंट की कैपेबिलिटी, यानी कि जो हम एमका जहाज बना रहे हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तो उसमें जो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज हम Su-57 से लेते हैं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। जबकि F-35 खरीदने से हमको शायद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। और ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करें तो F-35 एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए $35,000 पर आवर ऑपरेशनल कॉस्ट है। Su-57 की ऑपरेशनल कॉस्ट जो है इससे काफी कम है। अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि इसकी कॉस्ट को $25,000 तक लाया जा सके F-35 की, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। तब भी Su-57 जहाज उससे सस्ता पड़ेगा। और साथ में हम कभी भी जहाज को खरीदते हैं तो हमें रिपेयर, मेंटेनेंस और सर्विसेबिलिटी के लिए जो सर्विसिंग करनी होती है उसकी फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना पड़ता है, जो सैकड़ों करोड़ों में आता है। तो इसके लिए जैसे हमने 26 रफाल एयरक्राफ्ट खरीदे तो हमने पूरा उसका रिपेयर, मेंटेनेंस, सर्विसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जो सैकड़ों करोड़ों में आया। हमने एक बार गलती की कि हमने सिर्फ 26 एयरक्राफ्ट के लिए इतना बड़ा एक्सपेंडिचर को बनाया, जो पर एयरक्राफ्ट एक्सपेंडिचर में फिर बाद में ऐड हो जाता है और भी बड़ा बन जाता है। लेकिन यह गलती अब हम दोबारा ना करें। हमें
कोई भी सिचुएशन के अंदर सिर्फ 40 या 50 F-35 जहाज नहीं खरीदने चाहिए, 2 स्क्वाड नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि अगर हम ये गलती करेंगे तो हमको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से पैदा करना पड़ेगा इस जहाज के लिए। जबकि Su-57 का रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा कॉमन है Su-30 के साथ। हमारे पास Su-30 का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और HAL को आदत है रशियन जहाज को सर्विस करने की, मेंटेन करने की और साथ साथ को प्रोड्यूस करने की। तो उनके लिए Su-57 एक बेटर विकल्प रहेगा रादर देन F-35 एयरक्राफ्ट। अब हम आखिरी बिंदु पे आते हैं, स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट। Su-57 में 2 इंजन लगे हैं जबकि F-35 में 1 लगा है। आपको याद होगा पिछले साल मार्च 2024 में जब एक एयर शो चल रहा था जहां प्रधानमंत्री मोदी जी भी प्रेजेंट थे, वहां पे एक LCA जहाज क्रैश कर गया क्योंकि उसकी एक इंजन में प्रॉब्लम आ गई थी। अगर दूसरा इंजन होता तो शायद वो जहाज को बचाया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अहम हो जाता है आने वाले समय में, चाहे वो बर्थ डेट हो, इंजन में प्रॉब्लम हो या कोई मिसाइल आके लगे जिससे एक इंजन खराब हो गया है, तो जहाज को हम रिकवर कर सके। नहीं तो LCA जो कि 550 करोड़ का जहाज है, हमने उसके इंजन की वजह से खो दिया था पिछले साल। उसी तरीके से जब कारगिल का युद्ध चल रहा था तब जो कैनबरा जहाज में जिसमें 2 इंजन होते हैं, एक इंजन में मिसाइल लगी और वो इंजन खराब हो गया, लेकिन तब भी पायलट्स दूसरे इंजन की मदद से जहाज को लैंड कर पाए। तो कई सैकड़ों करोड़ों का पैसा हम बचा सकते हैं अगर 2 इंजन हों, और ये एक बहुत अहम रिक्वायरमेंट है। यहां पर अंतरराष्ट्रीय संबंध की चर्चा करना बहुत जरूरी है। यही इतिहास रहा है कि अमेरिका ने हमेशा ब्लैकमेल किया है उन देशों को जिनको वो वेपन सिस्टम्स और एयरक्राफ्ट को बेचता है। अगर हम एग्जांपल ले तो पाकिस्तान की भी उन्होंने F-16 की सप्लाई पे रोक लगा दी थी। और अगर हम दूसरा एग्जांपल ले टर्की का, जहां पे जब उन्होंने S-400 सिस्टम खरीदे तब उन्होंने F-35 एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया 2018 के अंदर। तो कहीं कल हमारे और अमेरिका के इंटरेस्ट अलाइन नहीं करते तो जो हथियार या एयरक्राफ्ट या जहाज या सिस्टम्स हमको वो दे रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। इससे भारत को बहुत नुकसान होगा और भारत हमेशा अमेरिका के दबाव में रहेगा। और हमें नहीं चाहिए कि हमारे सारे अंडे एक ही टोकरी के अंदर हम रख लें। अभी हमने 2007 से लेके अब तक $25 बिलियन की खरीद की है अमेरिका से। हमें देखना चाहिए कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी कौन से जहाज से बेस्ट सेटिस्फाई होती है। आपने देखा कि हमने तुलना की बड़े विस्तार से F-35 और Su-57 जहाज की क्षमताओं के बारे में। यहां हमने देखा कि कुछ क्षेत्रों में F-35 बेहतर है, जैसे कि एवियोनिक्स, सिचुएशनल अवेयरनेस या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उसके अंदर फिटेड हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो Su-57 की क्षमताएं शायद बेहतर हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट काफी कम है। जिस कॉस्ट में हम 40 या 50 F-35 जहाज खरीद सकते हैं, उसके अंदर हम 100 के करीब Su-57 खरीद सकते हैं। और साथ साथ में हमारे पास आएगी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन की स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की, और साथ साथ में आएगी को डेवलपमेंट की क्षमता, और वो हमको मदद करेगी एमका को डेवलप करने के लिए। तो इसीलिए अगर हम ओवरऑल तुलना के अंदर कहें और कंपेयर करते हुए दोनों जहाजों को, तो मेरे हिसाब से देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए Su-57 एक बेहतर जहाज होगा को डेवलप करने के लिए। लेकिन साथ साथ में हमको 114 MRFA तो भी लेने पड़ेंगे। वो इसलिए लेने पड़ेंगे कि जब तक हम को डेवलपमेंट करेंगे, जब तक हम इसकी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर लाएंगे, तब तक हमें 114 MRFA जहाज की जरूरत है। उसमें हम शायद F-15EX जो कि अपग्रेडेड वर्जन है F-15 का, जिसकी मैक्सिमम स्पीड भी सबसे बेहतर है, रेंज भी बेहतर है, सिस्टम्स और जो उसमें हथियार लगे हैं वो एकदम आधुनिक हैं, तो शायद वो हम ले सकते हैं। या जो जहाज हमको पसंद है MRFA का वो ले सकते हैं। वो तो हमें लेने ही होंगे 114, पर साथ साथ में हमें Su-57 की को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन भारत के अंदर करनी चाहिए जब हम एमका को डेवलप कर रहे हैं अपना इंडिजिनियस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। आपको ये एपिसोड कैसे लगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट के द्वारा, और हमेशा हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। हम देश विदेश की चर्चा करते रहेंगे। आपके सहयोग की जरूरत है। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।